स्वागत है दोस्तों एक नए अध्याय में यानी एक नए चैप्टर में। आज का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, बहुत 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 महत्वपूर्ण, जहाँ से सीधे यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो एक पेज या एक नोटबुक अपनी और एक पेन लेकर अवश्य बैठें। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो देखिए। उसमें 10 मिनट में पूरा इस 3 जो सीरीज चल रही है उनके बारे में विस्तार से बताया गया है, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी जो रेगुलर हैं वो आज ज़रूर पेन और कॉपी या पेन और पेज लेकर बैठें, और जो मैं हाईलाइट करूँगा उसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, मैं अंडरलाइन तो बहुत कुछ करूँगा, लेकिन जो हाईलाइट करूँगा इससे जितना पार्ट उतना ही पार्ट आपको ये एरो लगा लगा के या पॉइंट लगा लगा के जैसे भी आप नोट करना चाहें वैसे नोट कर लें। ठीक है, बाकी 3 सीरीज चल रही हैं, प्लेलिस्ट सब टेलीग्राम लिंक सब डिस्क्रिप्शन में है, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आरंभिक नगर, यानी हम नगरों की बात करेंगे, सिटी की बात करेंगे। जो आज सिटी हम देख रहे हैं ये सब क्या हमेशा से ऐसी थी या बाद को बनी है या पहले बनी है? पहली बार नगर कब बने हुए थे? 4700 वर्ष पूर्व। हमने देखा था पिछले चैप्टर्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वही हमें आज पढ़ना है। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। कहीं ना कहीं आपने भी बचपन में कुछ ऐसी जगह जरूर होंगी जहां भूत बंगला या ऐसी चीज़ें कही होंगी या सुनी होंगी। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला मतलब उसमें जो डिजाइन है, उसमें पिलर जिस टाइप के हैं, उनमें जो सामने की ओर ऐसा कुछ बना होता है, या जो भी चीज़ें हैं वो सब मतलब जो भी डिजाइन है वो सब डिजाइन वास्तुकला के अंतर्गत आती हैं। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं हड़प्पा की कहानी, यानी पहला नगर जहाँ बना था, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। मतलब एक पूरी पूरी सभ्यता, एक पूरा पूरा सिविलाइजेशन, एक पूरी पूरी इतनी बड़ी कहानी दबी हुई थी नीचे, और रेलवे अगर ना बिछाई जाती तो शायद ये बहुत बाद को पता चलता या आज भी पता ना चल पाता। तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो जिनको मिली वहाँ ईंटें, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये इतनी पुरानी ईंटें यहाँ खंडहर में कैसे दबी हैं, यहाँ कैसे आई होंगी। उन्होंने क्या सोचा, इन ईंटों का उपयोग चलो हम रेल बिछाने में करते हैं। जब रेल की पटरी डाली जाती है तो उसके नीचे पटरा और कई पत्थर लगाए जाते हैं, तो वहाँ उपयोग कर सकते हैं। यानी वहाँ भी इन्होंने अपना प्रॉफिट देखा, ना कि ये देखा कि ये ईंटें कहाँ से आई, क्यों आई, कितनी नीचे थी, कहाँ कैसी हैं, क्या है, कुछ नहीं। उन्हें अपना प्रॉफिट देखना था कि फ्री की ईंटें मिल गई, इसका उपयोग हम ट्रेन की पटरी बिछाने में करते हैं। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, यानी जो था उसमें से भी बहुत कुछ नष्ट कर दिया इन्होंने। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, यानी 150 साल पहले ये सब काम हो गया, फिर 80 साल पहले इसकी फिर से कोई ना कोई गया तो उसे पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, यानी सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई। ठीक है, हड़प्पा की जगह पे ईंटें मिली, तभी इसको हड़प्पा की सभ्यता कहा जाने लगा।
इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 2700 साल पहले हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता 4700 वर्ष पहले की बातें होती हैं। हड़प्पा क्यों कहा जाता है ये तो आपको पता चल गया होगा। कथन कारण में सवाल आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि वहाँ सबसे बड़े जलाशय मिले हैं, क्योंकि वहाँ सबसे बढ़िया नगर मिला है। तो वो कारण गलत होगा। इसलिए कहा जाता है हड़प्पा क्योंकि वहाँ सबसे पहले साक्ष्य मिले, सबसे पहली जानकारी वहाँ से प्राप्त हुई, इसीलिए हड़प्पा कहा जाता है। और आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं उन पे आप मंथन कीजिए, सोचिए विचारिए, भले गलत बोलिए लेकिन सोचिए कि हाँ मुझे सोचना आ रहा है, क्योंकि मेंस में जो 20 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में वो आपको सोच कर लिखने पड़ते हैं, अचानक वहाँ आते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अब आप सोचिए, अपने दोस्तों से इस क्वेश्चन का डिस्कस कीजिए कि क्या पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना आवश्यक है या उन्हें तोड़कर वहाँ कुछ नया बना सकें, या पेड़ भी लगा सकते हैं वहाँ उन्हें हटा के, ठीक है, पर्यावरण फायदा देगा। तो इन सारे डायरेक्शन पे आपको सोचना चाहिए यूपीएससी की, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो। खैर आगे बढ़ते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी एवं विशेषता पे जाएंगे। अभी मैप पे भी डिस्कस होगा। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जैसे मान लो ये नगर था, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक छोटा पार्ट था वेस्ट तरफ, एक बड़ा पार्ट था ईस्ट तरफ। तो जो छोटा पार्ट था उधर बड़े लोग रहते थे, मतलब रिच फैमिली रहती थी, यानी जो पैसे वाले लोग हैं ऐसा कह सकते हैं, वो लोग रहते थे। और जो ज़्यादा जगह है वहाँ गरीब आदमी जो काम करने वाला है, जो ऐसे लोग रहते थे। तो जहाँ बड़े आदमी रहते होंगे वहाँ मकान भी बढ़िया बने होंगे, दुर्ग बढ़िया बने होंगे, महल बने होंगे, कोठियाँ बनी होंगी। और इधर छोटे मकान, स्लम एरिया, बड़े मकान जिधर बड़े लोग जिधर रह रहे होंगे वहाँ मकान बड़े ही बने होंगे, ऐसा नहीं है। बड़े मकानों में बढ़िया सी लाइटिंग, बढ़िया सी सजावट, बढ़िया सी नक्काशी, बढ़िया सी डिजाइन, बढ़िया पेंट सब होगा ना। आप अभी भी देख लो, किसी बड़े आदमी का मकान देखो, छोटे आदमी का मकान देखो, यानी गरीब का देखो, बड़े आदमी का देखो, अंतर दिखेगा ना। तो वही सारे अंतर यहाँ भी थे, ठीक है। लेकिन ईंट के मकान इधर भी बने थे और ईंट के मकान इधर भी बने थे। ऐसा नहीं है कि इधर ईंट वाले मकान थे, इधर कच्चे मकान थे, यानी मिट्टी के मकान थे, ऐसा नहीं था। ईंट के मकान दोनों तरफ थे और दोनों तरफ सेम ईंट लगी थी, पक्की ईंट लगी थी, सेम ईंट लगी थी, जैसी इधर वैसी इधर। लेकिन डिजाइन में, कलरिंग में, लाइटनिंग में, छोटे मकान बड़े मकान में, इन सब में अंतर था। ये आपको याद रखना है। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था, मैंने बता दिया। अब मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो नहीं नोट करना, लेकिन जो हाईलाइट करूँ वो आपको जरूर नोट करना है। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था, क्योंकि ऊंचाई पर कौन रहता है, राजा का सिंहासन हमेशा ऊंचा पे रहता है। इसीलिए जब ये लोग बनाए होंगे तो अपना ऊंचाई पर इसीलिए बनाए होंगे क्योंकि हम उनके अंदर ये फीलिंग होगी ना कि हम थोड़ा सा बड़े हैं, हमारा सिंहासन ऊंचाई पे रहना चाहिए, हमारा मकान ऊपर रहना चाहिए। यही सब होगा, हम ये सोच सकते हैं। हिस्ट्री में जो भी चीज़ें होती है ना उस पर हम सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, इस चीज़ से ये निष्कर्ष निकलता होगा। समझ में आया। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। देखो मैंने बोला था दोनों तरफ पकी ईंटें लगी थी, बढ़िया सेम। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत हो। 200 साल पहले मकान बनता है और वो खराब हो जाता है। यहाँ तो 4700 साल पहले की इमारतें बनी हुई हैं और बची हुई हैं। सोचिए कितनी अच्छी तरीके से सब कुछ किया जाता होगा। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। अब नोट करना है आपको फिर से। मिसाल के तौर पर अगर देखें
तो मोहनजोदड़ो से खास तालाब यानी स्नानागार मिला है। इस बार भी मोहनजोदड़ो से एक क्वेश्चन यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में आया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक स्नान करने आते थे। जैसे ये मैं आपको स्नानागार दिखाऊं जो मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पानी भरा जाता है। एक इधर सीढ़ियाँ हैं इधर से और एक इधर से सीढ़ियाँ हैं। चारों तरफ ये आप देखेंगे ये सब कमरे हैं। अब ये इतना पुराना है कि सब कुछ अच्छी तरीके से नहीं बचा, लेकिन फिर भी इतना भी बच रखा है, बहुत है। आप अपने आसपास देखिए, कोई 200 साल पुरानी जगह जो बनी खड़ी हो, बहुत रेयर मिलेगा आपको गांव शहर में। ठीक है, यहाँ तो 4700 वर्ष पुरानी बातें हो रही हैं, फिर भी इतना सब हमें मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड मिले हैं तो इसका मतलब क्या संभावना जताई जाती है? अग्निकुंड में तो यज्ञ ही हुआ होते होंगे, ये संभावना जताई जाती है। क्योंकि अब अग्निकुंड में हो सकता है कुछ और करते हो, लेकिन हम तो अगर अग्निकुंड मिला है तो हम तो यही सोचेंगे ना कि भाई यज्ञ होता होगा। ठीक है, लेकिन तभी कहा जाता है हिस्ट्री में जो भी चीजें हैं वो संभवतः निष्कर्ष पे कि ऐसा है तो ऐसा होता होगा, ऐसा है तो ऐसा होता होगा। जैसे अभी यही मोहनजोदड़ो है, अब इसमें हो सकता है सिर्फ गरीब आदमी स्नान करने आता हो, अमीर नहीं आते हो, लेकिन हम संभावना क्या जताएंगे कि इतना विशाल बना है, इतना अच्छा से बना है, इतना अच्छा रुपया लगा होगा, इसका मतलब कोई बड़ा आदमी। इस समय स्विमिंग पूल आप देख लो, जो भी है वहाँ कौन जाता है? गरीब आदमी जाते हैं, बड़े आदमी जाते हैं, तो बड़े आदमी जाते हैं। ऐसे ही हम संभावना क्या जताएंगे कि पहले भी ये स्विमिंग पूल टाइप का था, यहाँ कौन आता होगा? बड़े आदमी आते होंगे जो बढ़िया घराने के हैं। तो ऐसे ही हिस्ट्री में संभावनाएं जताई जाती है। कुछ लोग कोई संभावना जताते हैं, कुछ लोग कोई संभावना जताते हैं। कुछ का सही भी हो सकता है और कुछ का गलत भी हो सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, कौन से नगर? एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। अभी आपने दो ही नगर पढ़े। भारत में कहाँ कहाँ है? भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हालांकि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर यहाँ भी हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। आपको फिर से नोट करना है क्या क्या मिला है। मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। अब स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मिट्टी के लाल बर्तन की जगह वो मिट्टी के हरे बर्तन, नीले बर्तन कर देगा। काले रंग के चित्र की जगह पीले रंग के चित्र, लाल रंग के चित्र कर देगा। जैसे यहाँ हमने बताया था कि दोनों हिस्सों की चारदीवारी पकी ईंटों की बनाई गई थी, वो कह देगा कि जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पकी ईंटें लगी थी, जो ईस्टर्न वाला पार्ट था जहाँ ज़्यादा जगह थी, जहाँ दुर्ग नहीं बने थे, वहाँ कच्ची ईंटें लगाई गई थी। अब जिसने ढंग से नहीं पढ़ा है, जिसने पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है, वो तो सोचेगा यहाँ गरीब आदमी रहता था, उसके यहाँ पक्की ईंटें कहाँ, वो तो कच्चे मकान मिलते थे। हमें भी 10 साल पहले 50 साल पहले कच्चे मकान थे, उस समय भी कच्चे मकान होंगे। लेकिन आप ढंग से पढ़ेंगे कि यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है, पहले से आप सजग होंगे, पहले से आप अच्छे से तैयार होंगे, तो आपको ट्रैप नहीं कर सक पाएगा यूपीएससी। जैसे यहाँ हम देखें तो क्या लिखा गया था, दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं और चारों ओर कमरे थे। अब यूपीएससी क्या कर देगा, एक तरफ सीढ़ियाँ थीं, चार तरफ सीढ़ियाँ थीं। मैं यूपीएससी का पेपर बनाता तो यहाँ सीधे लिखता है एक स्टेटमेंट, क्या लिखता, इस सरोवर में दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ व दोनों तरफ कमरे बनाए गए थे। आप जल्दी जल्दी में जब उस 45 डिग्री 43 डिग्री की सेंटीग्रेड में पेपर दे रहे होते टेंशन में पूरा, तो आप उस लैंग्वेज को पढ़ते और आप टिक करके आ जाते। ऐसा होता है, जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उनसे पूछना कि वहाँ पता है, इस वहाँ से निकल कर आया, पता है यहाँ पे गलत था, लेकिन वहाँ पढ़ते पढ़ते समझ में ही नहीं आया, हम
सही करके आ गए। तो ऐसे ट्रिप में न फंसो, पहले से तैयार हो कि यहाँ पर हमें फंसाया जा सकता है आने वाले एग्जाम में। और क्या क्या मिला है? पत्थर के बाट मिले हैं, मुहरे मिली हैं, मनके मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं। तो ये जो है आपको सारा नोट करना है कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला है। सिंपल से स्टेटमेंट में आपकी गलती हो सकती है, यूपीएससी पीवाईक्यू में आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। अब आते हैं इन नगरों पे। यहाँ बहुत कम नगर दिए गए हैं। जब हम 11th की क्लास में जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे या मेरे नोट्स हैं उनके ऊपर मैं पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक वीडियो बना दूंगा, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम लिंक पे, उस पर देख लेना। अभी हम बस इतना देखें कि हड़प्पा जो शहर है वो किस नदी पर है? रावी नदी पर है, वो सिंधु नदी पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहते हैं तो हमें लगेगा हड़प्पा जो शहर है वो सिंधु नदी पर है, तो ये गलत है। हड़प्पा रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर है, चनूदड़ो भी सिंधु नदी पर है। ये दोनों सिंधु नदी पर हैं और ये हड़प्पा रावी नदी पर है। इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, मतलब हमेशा के लिए। बाकी सारे जो भी सिटी हैं इनके आगे चर्चा करेंगे, अभी इसको रहने दीजिए। और जिस मैं पेज पे आप लिख रहे हैं उस पेज को और उसके आगे 2 और पेज छोड़ दीजिएगा, जिससे हम जब 11th क्लास का इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ें या मैं जो नोट्स बनवाऊं या आप कहीं से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ें तो इसी पेज पर लिखिएगा जिस पेज पे आप लिख रहे हैं, जिससे एक ही जगह पर पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंटेंट इकट्ठा हो। शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक यहाँ लिख लोगे फिर 4 पेज बाद कुछ और लिखोगे, फिर 95 पेज पर फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन लिख रहे हो। तो ये ऐसे नोट्स नहीं बनते। नोट्स का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन अब 2 पेज छोड़ दीजिएगा आप, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्हीं 3 पेज पे आ जाएगा। 3 पेज या 4 पेज मैं कह दूँ, 4 पेज से ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं लेगा। तो आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन करें तो 4 पेज छोड़ दें, उसके बाद नया टॉपिक करिएगा। आगे बढ़ते हैं। भवन, नाले, सड़कें, अब इसके बारे में बता दूं। तो देखो, आज आप देखते होंगे तो ये एक सड़क होती होगी, ठीक है, इसके इधर आपको नाली दिखती होगी और एक इधर नाली दिखती होगी, फिर इधर घर बने होते होंगे, इधर भी घर बने होते हैं और एक घर की नाली इस नाली से कनेक्ट होती है, इधर भी, ठीक है। फिर आगे जब जाते हैं आप तो ये सड़क इधर मुड़ जाती है और आगे भी चली जाती है, ठीक है। तो नाली भी इधर मुड़ जाती है, यहाँ भी नाली होती है, तो ऐसे ही आगे भी कहीं मुड़ेगी, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसी तरीके की कहानी थी, यानी ये चौराहा जो आजकल दिखता है वो भी वहाँ था, यानी 90 डिग्री पे यानी 90 डिग्री पे ये कट करती थी सड़कें। और ये जो मकान बने होते थे, जो घर बने होते थे, इनकी नाली इस नाली से मिलती थी, ये नाली आगे जाकर बड़े नाला से मिलती थी, जहाँ पूरा पानी इन घरों का नाली से होकर, नाले से होकर बाहर चला जाता था। तो जो सड़क और नाली और भवन की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी थी। और एक बात क्या थी, हम लोग अभी देखते हैं कि शहर जो है वो किसी ने यहाँ प्लॉट खरीदा, किसी ने यहाँ खरीदा, किसी ने यहाँ खरीदा, वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ जो देखने से पता लगा है कि पूरा शहर एक साथ बसता था, बढ़िया प्रॉपर सड़कें बनती थी, ठीक है, प्रॉपर सड़कें बनती थी, फिर आदमी को इधर अपने मकान बना लेता था। तो प्रॉपर व्यवस्थित चीज़ें थी, जिसे पढ़ते हैं। अभी देखिएगा आप, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। अब स्टेटमेंट में यूपीएससी क्या बना सकता है, सिर्फ 1 मंजिल थे। आप भी सोचोगे इतने साल पहले 2 मंजिला मकान कहाँ मिलेंगे, अभी तो आपको लग रहा होगा याद है, लेकिन जब आप 1 साल बाद इसको देखोगे तो भूल चुके होगे, क्योंकि कई चीज़ें याद कर चुके होगे, कई सब्जेक्ट पढ़ चुके होगे। तो इन सबको ध्यान से नोट्स में बनाते रहो। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आपने साउथ इंडियन मूवीज देखी होंगी तो बीच में जगह होती है, चारों तरफ कमरे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेन गेट होता है। जब बारिश होती है तो यहाँ बहुत बढ़िया पानी गिरता है चारों तरफ से, मज़ा आ जाता है। बस ऐसे ही मकान हो
बीच में पानी गिर रहा हो बढ़िया से, और हम यहाँ कुर्सी डालकर अपना बढ़िया से चाय पकौड़े खा रहे हो, सुकून ही सुकून। ठीक है, मज़ा ही मज़ा। ऐसे घर होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। सभी घरों में लिखा है? नहीं, सभी घरों में नहीं लिखा है। आपको इन्हीं ट्रैप से फंसना है, सॉरी बचना है, फंसना नहीं है, बचना है। तो सभी घरों में अलग स्नानागार थे? नहीं, ये स्टेटमेंट आएगा तो हम गलत कर देंगे। अधिकांश घरों में थे। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सभी घरों में कुएं होते थे? नहीं। तो अगर सभी का स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा तो हम उसको गलत कर देंगे। ठीक है, अब आप इन दीवार को देखिए कैसे बनती थी। आज की दीवार कैसे बनती है? एक ईंट यहाँ, फिर मसाला लगा के, फिर मसाला लगा के, फिर ऊपर ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही बनती हैं, फिर ऊपर ऐसे ही बनती है। लेकिन यहाँ देखो ईंट कैसी बन रही हैं। ईंट यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इमेजिनेशन आपको ज़्यादा देर तक रहेगी। ये लंबाई में ईंट लगाई गई है, फिर आप देखेंगे ये चौड़ाई वाली ईंट लगाई गई है ये, और फिर इसके ऊपर लंबाई की टाइप से ईंट लगी है, फिर चौड़ाई के टाइप से ईंट लगी। यानी एक ईंट ऐसे लगी है और दूसरी ईंट इस टाइप से लगी हैं, जिससे ये ज़्यादा मजबूत रहें, जिससे आज तक टिकी हुई हैं ये दीवारें जब खुदाई में चीज़ें निकलती हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। आज भी आप देखेंगे इस किनारे जो नालियाँ होती हैं वो उस पर पत्थर पड़े होते हैं और उसमें होल भी होता है, जिससे इस अंदर का पानी, सड़क का पानी अंदर जा सके। और जब सफाई करनी हो तो इन्हीं होल की वजह से सफाई भी हो जाती है। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, वो तुमने ऊपर देख लिया। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, क्योंकि पानी बीच में सड़क ऊंची होगी, इधर उधर ढलान होगी, तभी तो सड़क का पानी नाली में जाएगा, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जैसे आज है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। ठीक है, क्योंकि उससे सफाई हो जाए और पानी भी ऊपर का जो है वो अंदर चला जाए, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। जैसे मैंने बताया था ऊपर, पूरा निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ होता था। ऐसे नहीं कि आज एक ने यहाँ प्लाट खरीदा, दूसरे ने वहाँ, तीसरे ने वहाँ, चौथे ने वहाँ, बाद को सड़क बन रही है, बाद को पिलर लग रहे हैं बिजली वाले, बाद को सड़क तोड़कर फिर नीचे पाइप डाली जा रही है, फिर 500 रुपये लगे हैं सड़क बनाने में, 50 रुपये लगे हैं सड़क तोड़ने में, फिर 50 रुपये लगे हैं केबल डालने में, फिर 500 लगे हैं सड़क बनाने में। ऐसा नहीं था। अगर पहले से केबल डालनी है नीचे तो केबल डालो, फिर सड़क बनाओ। ये योजनाबद्ध तरीका होता है। हालांकि उस समय लाइट वाइट नहीं थी, लेकिन ये योजनाबद्ध क्या होता है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आपका काम है इस पे सोचना। क्या लिखा है क्वेश्चन? यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों, अगर आपने सेकंड चैप्टर देखा होगा, नहीं देखा तो अवश्य देखिए जाकर, तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है। तो आप अपनी बुक जो है उसका सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों देखिएगा, क्या अंतर है उसको लिखिएगा कमेंट में, जिससे आपका मेंस का भी प्रिपरेशन होता रहे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप करेंगे तभी मेंस का जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो आप कर पाएंगे, क्योंकि सोचने की क्षमता एनसीईआरटी ही विकसित करेगी आपको। इसीलिए बीच बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी में। और ये तो 6th क्लास की एनसीईआरटी है। आप 6th क्लास की एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं सोच पा रहे हैं तो आप यूपीएससी के क्वेश्चन क्या सोच पाएंगे? आप देखिए। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हैं। हम सीधे यूपीएससी का ऐसे नहीं लिख सकते, हम सीधे यूपीएससी का एथिक्स का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, हमें धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा ऊपर। समझ में आया? तो आप ये ट्राई करिए। अभी नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन आप जब ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें प्रैक्टिस से ही बनती हैं। यूपीएससी अगर सच में देना है तो, अगर टाइम पास कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बस वीडियो देखिए, मजे लीजिए। नगरीय जीवन की तरफ चलते हैं कि जीवन कैसा था नगरों में। आप यहाँ देखेंगे फिगर में, सॉरी पिक्चर में, ये नाली बनी हुई है। ठीक है, प्रॉपर। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। क्यों? यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे, देखो होंगे है क्योंकि संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। फिर संभवतः, क्लियर कुछ नहीं है।
यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। जैसे मान लो लखनऊ में मैं रहता हूँ, लखनऊ में मान लो कोई ऐसा पत्थर लगा है जो लखनऊ में नहीं मिलता, तो 50 साल, 100 साल, 200, 500 साल बाद लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि शायद यहाँ के शासक इन पत्थरों को दूर से मंगवाते होंगे, क्योंकि वहाँ तो मिलता नहीं है। सेम चीज़ें यहाँ हड़प्पा में अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है और वहाँ यूज हुई है, इसका मतलब क्या है कि शासक या जो भी मजबूत लोग थे, जो भी जिम्मेदार लोग थे, वो बाहर से मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। आपको जो भी समझ में ना आया कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। जैसे यहाँ पे मनका है, अब मनका अगर ना समझ में आता हो तो आप गूगल भी कर सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं। सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। क्वेश्चन नोटेड मिलॉर्ड। जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। शायद पूरी आप पैराग्राफ में देखेंगे संभवतः, होते होंगे, शायद ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्लियर कुछ नहीं है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, तो लिपिक भी हो गए, शिल्पकार भी हो गए, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। हमने पिछला चैप्टर जो पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड, उसमें भी ये सब बातें कही थी कि जो लोग एक दूसरी जगह जाते हैं तो सिर्फ जाते नहीं हैं, वो वहाँ का व्यापार, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भोजन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ के कपड़े, सब कुछ इधर उधर जाता है। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं, शिल्पकार, लिपिक मिले हैं, लंबी यात्राएं करते थे। ये सब आप एक एक शब्द बस यही जो मैंने हाईलाइट किया है इसे लिख सकते हैं, बाकी तो आपके दिमाग में है ही। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ, जैसे यही लिपिक, शासक भी ऊपर आया था शब्द, घूमने वाले लोग, ट्रेवलर। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? अब मेहरगढ़ क्या है अभी देखेंगे। मेहरगढ़ शायद आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, अगर हाँ तो बताइए कमेंट में। अब इधर देख लेते हैं, सबसे ऊपर जो ये बना हुआ है इसके बारे में लिखा है, मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला ऊपर। ये क्या है? ये कुआं है, ठीक है। अब इधर ये क्या है? बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, ये क्या है? मुहर। ये क्या है? ये खिलौने हैं। इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। आप यहाँ देखेंगे ये एक लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, कोशिश जारी है। यहाँ आप देखोगे वर्ड टाइप का नहीं है, कुछ आकृत टाइप का बना है। जैसे इस वाले की हम आकृत देखें तो ये मछली शायद बनी होगी, ठीक है। ये देखें तो कुछ और बना होगा। तो ये आकृतियां हैं, जो लिपि है वो आकृति रूप में है, चिन्हों के रूप में है। चिन्ह एक खास लिपि में है। ये शब्द जो हम ABCD या छोटा बड़ा लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, उसमें नहीं है, खास चिन्ह की लिपि में है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। अब नोट बनाइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। नोट करो, ये क्या है? पकी मिट्टी के खिलौने हैं। आप देखे होंगे पकी ईंटें भी मिल रही हैं, पकी मिट्टी के खिलौने भी मिल रहे हैं। यानी मिट्टी को एक खास फ्रेम में बनाकर, चाहे वो खिलौने चाहे ईंटें, उसे पकाना, ये उन्हें पता था। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अभी तक लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अब आते हैं नगर और नए शिल्प, क्या क्या बनता था यहाँ।
आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा का मतलब उन सभी नगरों से है जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में मिली हैं। चनूदड़ो, लोथल और तुम्हारा मोहनजोदड़ो, इन सब के राखी, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सब की बात हो रही है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसी धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए था कि सर अभी तक आपने लोहे की बात नहीं की है, क्या लोहा नहीं मिलता था? आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए जब इतनी चीज़ें बातें हो रही हैं। आपने यहाँ देखा क्या क्या मिलता था, आप अंडरलाइन करें। पत्थर तो मिलते ही थे, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, इन सब की धातुएं मिलती थी। इन सब से औजार, हथियार, गहने, बर्तन, ठीक है, सब बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक हैं। लोहा की कहीं बात हुई है? आयरन की कहीं बात हुई है? नहीं हुई है। आगे पढ़ते हैं, हो सकता है आगे हो जाए। अगर हो जाए तो आप नोट कर लीजिएगा, वरना क्या लिखेंगे? आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं पता था, नहीं मिले हैं साक्ष्य। अब हम क्लियरली नहीं कह सकते कि था कि नहीं, हम क्या कहेंगे? अभी तक उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। अभी तक ऐसी चीज नहीं मिली है जो आयरन से बनी हो। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। तो स्टेटमेंट क्या आएगा? हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, सही हो जाएगा। फिर लिखा होगा आयताकार मोहरों पर सामान्यतः स्त्री और पुरुषों के चित्र मिले हैं। फंस जाओगे आप, क्योंकि स्त्री पुरुषों के चित्र नहीं, जानवरों के चित्र मिलते हैं। और मोहरें पत्थर की हैं और आयताकार हैं, ना कि वर्गाकार या सर्किल यानी वृत्ताकार। तो इन सब पे भी आपको फोकस रहना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ऊपर भी हमने देखा था और यहाँ भी देखा है, काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन। जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उन सबको अंडरलाइन करना आपकी नेक्स्ट। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? सोचो आप, ऐसे ही इंटरलिंक होता है। हम लोग क्या करते हैं, आप बताइए, आप इस चैप्टर को इतना टाइम में पढ़ते होंगे? नहीं, आप बस पढ़ते चले जाते होंगे और ये तो छोड़ ही देते होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यही इंटरलिंक करा रहा है कि नहीं। अब सेकंड चैप्टर से थर्ड चैप्टर में इसी चैप्टर से 3 जगह ऐसा हुआ जहां आपको इंटरलिंक करने की आवश्यकता पड़ी। ऊपर एक जगह था नगर वाली में, एक यहाँ भी, एक और जगह। तो इंटरलिंक यहाँ हो रहा है, लेकिन आप इसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं यूपीएससी निकल क्यों नहीं रहा। समझ रहे हो आप? ये इंटरलिंक जो करवा रहा है, आप देखिए पेज पलटिए तुरंत सेकंड वाले चैप्टर का और फिर देखिए वहाँ क्या क्या धातु का उपयोग हो रहा था और यहाँ किन किन धातुओं का उपयोग हो रहा है। आप बाकायदा नोट्स में लिखिए कि फलानी जगह ये धातु का उपयोग हो रहा था और इंडस वैली सिविलाइजेशन में इन धातु का उपयोग हो रहा था। फिर उनमें दोनों में कंपेयर कीजिए कि अच्छा ये वाला उसमें नहीं था, इसमें है। और वहीं पे यूपीएससी फंसाता है आपको प्रीलिम्स में। ठीक है। यहाँ देखो वो भी लिखा है, क्या वे पत्थर के पार्ट बनाते थे? अब आपको ये भी लिखना है। तो यहाँ जब भी नोट्स बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में पत्थर के पार्ट बनते थे, लेकिन उसमें थे तो थे लिख दो, नहीं थे तो नहीं। ये आपका काम है, ठीक है, क्योंकि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, आपको वहाँ मेंस लिखना है। तो आप भी सोचने का काम करिए। सब कुछ बना बनाया मिल जाता है तभी यूपीएससी क्लियर नहीं होता है। जो भी आईआईटी, एमबीबीएस और वो सब लोग होते हैं वो अपना नोट्स बनाते हैं प्रॉपर। वो ये नहीं कहते सब पीडीएफ दे दो। पीडीएफ वाले जो भी लोग हैं वो अगर सच में यूपीएससी करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ मांगना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है। आप सच में यूपीएससी अगर सच में करना है मत मांगो पीडीएफ। आप पेन कॉपी लेकर नोट्स बनाओ, जैसे बना सकते हो बनाओ। टाइम लगेगा लेकिन जब समय आगे बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। ये बहुत ज़्यादा टाइम बचता है अगर अभी आप टाइम देकर नोट्स बना लिए तो। जो
सच में तैयारी कर रहे होंगे वो मान लेंगे बात, अदरवाइज जैसी दुनिया। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो मेहरगढ़ पिछली बार मैंने पढ़ाया था, अब आप बताइए मेहरगढ़ पूरा पाषाण काल में था, मध्य पाषाण काल में था या नव पाषाण काल में था। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब क्या है? कपास यहाँ भी उगाई जाती होगी और पहले भी मेहरगढ़ में भी कपास की खेती होती थी। मैंने नोट्स बनवाए थे, आप चेक करिए उसे। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। यानी सिंपल एक लाइन में बोले तो कपड़े की बात अगर हो रही है तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं कपड़ों के साक्ष्य। ठीक है, आगे बढ़ते, इसको भी पढ़ लें। ये क्या है? पत्थर के बांट। बांट का मतलब वही 1 किलो 2 किलो 5 किलो। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है, देखिए कितना प्यारे। और कब? 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। कौन से पत्थर से? चर्ट पत्थर। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। अब यहाँ देखो, मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। कई पत्थरों के नाम आ गए, कार्निलियन पत्थर, चर्ट पत्थर। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये वाला आप देख सकते हैं। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, उसमें इसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। यानी मोहनजोदड़ो से ये वाली जो मूर्ति है, ये वाली मूर्ति मिली है। अब इसको देखकर कुछ लोग कहते हैं शायद ये शासक रहा होगा। इसकी दाढ़ी आप देखो, आजकल के लोग दाढ़ी इतनी बढ़िया बनवाते हैं। यहाँ देखो कितनी बढ़िया डिजाइन बनी हुई है, कितने बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं ये डिजाइन वाले। यानी उस समय की जो सिविलाइजेशन थी, उस समय के लोग थे वो मतलब ठीक ठाक थे, आज के समय के जैसे ही होंगे। बढ़िया कपड़े पहनते थे, बढ़िया रहते थे, सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ये ध्यान रखना, ये लिख लो आप। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। सोचो, विशेषज्ञ भी हुआ करते थे। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी करना। पृष्ठ 26-25 देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया। उसकी दाढ़ी अभी हमने बताया था कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या केवल महिलाएं ही। क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है, ये हमें यह पता नहीं है क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम करते थे या महिलाएं भी। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। यानी ये कंफर्म नहीं है कि पुरुष ही केवल ये काम करते थे सब, या महिलाएं भी करती होंगी। तो बात को क्या सोचा गया कि दोनों ही करते होंगे। जैसे आज के समय में दोनों लोग सारे काम करते हैं कि महिलाएं भी मूर्तिकार हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी वकील हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी लिपिक हैं, क्लर्क हैं, पुरुष भी हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। फियंस एक शब्द आया है ऊपर, इसको देख लेते क्या है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन फियंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। पहला क्वेश्चन यही। और आप देखे होंगे हर साल यूपीएससी कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी पूछती है। जैसे इसी बार अर्घट्ट के बारे में पूछा, ऐसे पिछली बार किसी और के बारे में पूछा, पिछली बार किसी और के बारे में पूछा। ठीक है, एक बार फलन या फड़न कुछ शब्द नहीं याद आ रहा है, फड़म क्या था ये पूछ लिया था। तो फेंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो फेंस पहली बात तो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। पहला यही स्टेटमेंट अगर पूछेगा तो हो गया। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे।
फेन से मन के चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो आपको फेन्स क्या है ये पता होना चाहिए अगर स्टेटमेंट में आया क्वेश्चन, या ऐसे ही आया कि प्राचीन काल में फेन्स क्या होते थे, कृत्रिम रूप से तैयार ये, कृत्रिम रूप से तैयार वो, सिक्के, जो भी आए आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं, सब कुछ हो गया लेकिन कच्चा माल कहाँ से मिलता हो? कच्चा माल होगा तभी कुछ बनाया जा सकता है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। तो क्या क्या आयात करते थे? तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर। अब देखो लोहा की बात आ गई, लोहा की बात आ गई, यानी लोहा ये आयात करते थे। तो लोहा मिला है, हाँ अब मिला है। तो जो हम पढ़ते जाएंगे उस पर ध्यान से देखेंगे कि मिला है कि नहीं, क्या मिला है क्या नहीं मिला है, क्या आयात करते थे और क्या नहीं आयात करते थे। तो आपको क्या लिखना है? लोहा आयात करते थे, ये पता चला है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। आप प्यारी सी टेबल बनाओ, क्या चीज़ और कहाँ से आयात करते थे। 4-5 चीज़ें होंगी, आप लिखते रहो। तो पहला, संभवतः तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। क्यों ऐसा कहा जाता होगा? क्योंकि आज भी राजस्थान में तांबा मिलता है। दूसरा कॉमा लगा के क्या लिखेंगे? ओमान, क्योंकि यहाँ लिखा है यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो तांबे का आयात 2 जगह से हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। तो आपने क्या देखा? कांसा बनाने के लिए जो टिन का आयात किया जाता है वो कहाँ से किया जाता था? ईरान और अफगानिस्तान से। अब नेक्स्ट आ जाता है सोने का। सोने का आयात, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। तो फिर से अगर हम ढंग से लिख दें इसे तो क्या लिखेंगे? सोने का आयात कर्नाटक, और फिर आता है बहुमूल्य पत्थर, इसका आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से। तो ये 4 चीज़ें आपके पास हो गई। एक हो गया तांबा जो 2 जगह से मिलता है, राजस्थान, ओमान से। दूसरा हो गया टिन, ईरान और अफगानिस्तान से। सोना आज भी कर्नाटक में, पहले भी कर्नाटक में। और चौथा बहुमूल्य पत्थर जो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से मिलता था। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। तांबा और टिन मिला के क्या बनता था? कांसा बनता था, ये भी ध्यान रखिएगा। कांसा कैसे बनता था? तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। चीजों को एक दूसरे से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखें। एक खिलौना और दूसरी तरफ एक मुहर। इस खिलौना को प्राप्त किया गया है खुदाई में, तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उस समय बैलगाड़ी भी हुआ करती होगी, या यहाँ कोई भी व्यक्ति खींचता होगा, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता होगा तभी खिलौना भी है। ऐसा आपने कोई खिलौना नहीं देखा होगा जो एग्जिस्ट चीज़ ना करती हो उसका खिलौना हो। ऐसा कुछ बनाया गया खिलौने के रूप में, इसका मतलब ऐसी कोई चीज़ होती होगी जिसके देखकर ऐसा खिलौना बनाया गया होगा। ये मुहर आप देखते होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? अब इसको देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि ऐसे कोई बैलगाड़ी या कुछ होता होगा जिससे जाते होंगे इधर उधर। तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी पिछले अध्यायों में। पिछले अध्याय में तुमने वाहन देखा होगा पहिए वाला, यहाँ भी पहिया आपको दिख रहा होगा। लेकिन पहिए में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, इसके हमारे आज के पहिए कैसे होते हैं? ये यहाँ पर ऐसे ऐसे लगे होते हैं। यहाँ देखो बीच में कोई स्पेस नहीं है, पूरा फिल है। ठीक है, ये ध्यान से देखना है। यहाँ पे कहीं भी ऐसा ऐसा
साइकिल में जैसे होता है, बाइक में जैसे होता है, वो नहीं है, बल्कि पूरा फिल है, ये पूरा भरा हुआ है। ये ध्यान से लिख लो, याद कर लो कि पहिए में बीच में जगह नहीं है। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। भोजन पढ़ते हैं। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। पहला क्वेश्चन। वे अनाज उगाते थे, कृषि करते थे, जानवर पालते थे। पिछली बार में ही हमने देखा था गेहूं, जौ, चावल उगने लगा था। जानवर में कुत्ता सबसे पहले पाला गया था। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चला है हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिला है, इससे हम सोच सकते हैं कि ये शायद कुछ हल टाइप का ही होगा। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो ऊपर भी खिलौना मिला था, यहाँ भी खिलौने मिले हैं। क्योंकि लकड़ी सड़ जाती है, लकड़ी गल जाती है, लकड़ी प्रेशर और दाब, जब प्रेशर और टेम्परेचर मिलता है तो वो नष्ट हो जाती है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उस फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप अंडरलाइन करिए, सॉरी आप नोट करिए पेज में। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। सूखे महीनों में मवेशी के झुंडे को दूर दूर तक ले जाया जाता था। फिर बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, बेर की भी बात हुई है। मछलियां पकड़ते थे, मछलियों की भी बात हुई। अब कौमा बेर, कौमा मछलियां ऐसे लिख लेंगे आपको याद रहेगा। कौमा हिरण लिख देंगे आपको याद रहेगा। हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। नोट्स ऐसे नहीं बनाना पूरी पूरी लाइन, आप बस गाय, भैंस, कौमा लगा के बकरियां लिखो, पालतू लिखो। फिर सूखे महीनों में झुंड, चारा पानी तलाश, दूर दूर तक ले जाते थे। फिर बेर, कौमा, मछलियाँ, कौमा, हिरन। आपको पता होना चाहिए बेर, कौमा, मछलियाँ, कौमा, हिरन का मतलब क्या है। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि हड़प्पा में यही प्रथा थी, यानी भाई हमें ये नहीं पता कि पुरुष ही केवल खेती करते थे या महिलाएं भी उनका हाथ बटाती थी या महिलाएं भी खेती करती थी, ये अभी कंफर्म नहीं है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब गुजरात में जो हमारा कुछ है, यहाँ पे लोथल है, कालीबंगा है, सॉरी कालीबंगा नहीं है, धौलावीरा है, उनकी बातें करेंगे। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो धौलावीरा कहाँ था? गुजरात में। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओ। तो कई शहर 2 पार्ट में भी डिवाइड थे, कुछ शहर डिवाइड ही नहीं थे पार्ट्स में, और धौलावीरा 3 पार्ट में डिवाइड था। नोट्स क्या बनाओगे? 2 पार्ट में डिवाइड नगर। मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, मैंने जो हैंड रिटन बनाए हैं, या आप इसी में एक मैंने वीडियो बनाई थी फिल्म से पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से है, 10 मिनट सीरीज या 2 मिनट सीरीज, 10 मिनट सीरीज में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ मिलेगी। वहाँ पूरा मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स से ही वीडियो बनाया, आप उसको देख के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। धौलावीरा 3 भागों में भी डिवाइड था, और कुछ ऐसे थे जो डिवाइड नहीं थे। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। क्वेश्चन यहाँ, ठीक है, खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर पे खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा विशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पे पाए जाते थे, और यहाँ हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। बाकी सब जगह क्या था? छोटी वस्तुओं में, जैसे कोई छोटा सा सिक्का है, छोटा सा मुहर है, छोटी सी कोई चीज़ है उस पर है। यहाँ एक बड़ी से पत्थर पर खुदाई गई है। तो धौलावीरा में 3 चीज़ें याद रखो,
3 भागों में बांटा गया था, एक खुला मैदान था और यहाँ बड़े पत्थर पर अक्षरों से हड़प्पा लिपि लिखी हुई है। दूसरा आते हैं, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। साबरमती नदी का संबंध लोथल से हम लिख सकते हैं। ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी है, नोट डाउन कर। इस भंडारगृह में कई मोहरें, मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं और लोथल से बंदरगाह भी मिला है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। ये हो गया आपका लोथल का बंदरगाह। तो लोथल में क्या क्या याद रखना है, साबरमती नदी के किनारे या साबरमती की एक उपनदी है उसके किनारे लोथल है। भंडार गृह मिला है और बंदरगाह मिले हैं। तो ये गुजरात के 2 मेन जो हैं वो हो गए, एक धौलावीरा, एक लोथल। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े और बने मनके बने उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो बस ये याद रखो, एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था लोथल में। तो ये चीज़ें आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा, मुहर, मुद्रांकन या मुहरबंदी ये क्या है और कैसे काम होता था। मुहरों का उपयोग या प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। जब पहले डाकिया जो था वो बहुत बड़ा झोला लेकर चलता था, उस पर बहुत बढ़िया एक सील लगी होती थी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास घर के पास में डाकघर है तो मुझे पता है। तो ऐसे ही जब आप कोई सरकारी वो देखते होंगे लिफाफा, उसमें भी यहाँ पे मुहर लगती है। या इस समय आप देखे होंगे कोई मकान या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई दुकान या कोई चीज़ सील की जाती है तो उस पर जो ताला होता है उस पर भी कुछ कागज चिपका गया और मुहर लगा दी जाती है, सील कर दिया जाता है। तो वही यहाँ पर बात हो रही है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। सिंपल। जैसे कई मूवी में देखा होगा, कई मूवी में क्या, किसी मूवी में था, वो पेपर निकालते हैं तो उसमें से सील तोड़ते हैं, पेपर निकाल के चेक कर लेते हैं, फिर वो सील लगाने के लिए वो गीली रह जाती है, सूख नहीं पाती है। कुछ ऐसा था किसी पिक्चर में, पता नहीं, नाम नहीं याद आ रहा। खैर, आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। लो, मैंने पहले ही बता दिए इतने उपयोग भाई, डाकिया से लेकर और जब कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई दुकान या कोई मकान सील किया जाता है या ये पेपर रखने के लिए सील किया जाता है, इतने बता दिए। सभ्यता के अंत का रहस्य। इतनी बढ़िया सभ्यता, इतने बढ़िया मकान, इतने बढ़िया पक्की ईंटें से मकान थे। फिर हमने देखा बाद में कच्ची ईंटों से मकान आए, फिर अब पक्की ईंटों से फिर मकान आए। तो ये सभ्यता खत्म कैसे हुई, कोई नहीं बता पाया आज तक। मतलब बताए तो, लेकिन क्लियर क्या है उसमें पता नहीं। संभवतः ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ है बताने वाला कोई नहीं है, और कोई बताता है तो दूसरा उसकी मानता नहीं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है, जैसे मैंने बोला, कुछ विद्वानों का कहना ये है, कुछ का वो है, कुछ का वो है, कि नदियाँ सूख गई थी। लेकिन ये आपको सोचिए, देखो कोई इतिहासकार कुछ कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बात से सहमत ही हो जाएं। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, छोटी मोटी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। आप उसको गलत भी सिद्ध कर सकते हैं। आप वहाँ सोच सकते हैं, आप वहाँ कह सकते हैं कि भाई ऐसा कैसे हुआ होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो आप दिमाग लगाइए कि नदियाँ सूख गई थी, क्या ऐसा संभव होगा? अगर सूख गई थी तो इंडस में फिर से पानी कहाँ से आ गया, सतलज में फिर से पानी कहाँ से आ गया, रावी में फिर से पानी कहाँ से आ गया? लेकिन संभावना है कि ऐसा हुआ होगा, तूफान आ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, अर्थक्वेक आ गया होगा। अगर आप आगे पढ़ते हैं, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। मतलब समझ सकते हो आप, ठीक है।
इसका कारण ये हो सकता है ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, सारे जंगल काट दिए, सारी ईंटें पका ली और जंगल नष्ट हो गए। ये सही है या गलत ये तो पता नहीं, लेकिन आज के मनुष्य को इन 2 लाइनों से समझना चाहिए कि जंगल का विनाश करके आप जो जीवन यापन करना चाह रहे हैं, जो आप मकान बना रहे हैं, तो मैंने कभी कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि मकानों को तोड़ तोड़ कर लोग पेड़ लगाएंगे कि भाई पेड़ जरूरी हैं, मकान उतने जरूरी नहीं है। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए, यानी मवेशी थे, पालतू जानवर थे, उनके लिए चारागाह खत्म हो गए, उनकी खेती वगैरह की बातें खत्म हो गई, तो वो दूसरी जगह चले गए। ऐसा भी हो सकता है। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन किन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। मतलब अगर आप देखोगे इतनी दूर पे यहाँ पूरा सब हड़प्पा सभ्यता थी, मतलब पूरी जगह एक साथ क्या होगा, पूरी जगह बाढ़ आ गई, पूरी जगह लोगों ने मवेशियों से पलायन कर गए, पूरी जगह के पेड़ कट गए, पूरी जगह एक खास एरिया में ऐसा हो तो माना जा सकता है। पूरी जगह इतने किलोमीटर में सभी नगरों का अंत कैसे हो सकता है? क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होगा, वही जो मैंने बताया। ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, कुछ लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम क्या अध्याय 8.5 में पढ़ोगे, ठीक है। 1400 साल बाद का मतलब जो पिछले चैप्टर में 2500 वर्ष पूर्व की बात थी। गंगा के मैदानों में और तटीय इलाकों में जो नगर बनेंगे वो इसके बाद बनेंगे, जिसे दूसरा नगर विकास का क्रम कहा जाता है, द्वितीय शहरीकरण कहा जाता है। कल्पना करो, इन क्वेश्चन को छोड़ा मत करो, पढ़ा करो भाई। यूपीएससी में मेंस में बहुत काम आएगा ये सब, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस मजबूत होगी। तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे? मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? तो अगर हम देखें तो लोथल यहाँ था और मोहनजोदड़ो यहाँ था। यहाँ से यहाँ जाना है तो आप समुद्र से तो जा नहीं सकते, जाना तो सड़क से ही होगा। या तो यहाँ से यहाँ तक समुद्र से जाओ, फिर सड़क से जाओ। क्या क्या ले जाओगे साथ में? भाई चाय बिस्कुट नमकीन पानी। सोचिएगा इस पर आप थोड़ा ज़्यादा। ये भी क्वेश्चन करिएगा। यहाँ हम करवा देते हैं क्वेश्चन। तांबा कहाँ से लाते थे? सोना, टिन। बताओ। तो सोना तो पता आज भी कर्नाटक से ही मिलता है भाई। तांबा कहाँ से लाते थे? तांबा राजस्थान से और ओमान से भी लाते थे। टिन कहाँ से लाते थे? और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से, टिन अफगानिस्तान से। शायद ऐसे ही होगा, अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे भी शायद याद तो है ही। खैर आगे बढ़ते हैं। पकी मिट्टी को टेराकोटा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके हवाले, आप करिएगा। यहाँ हम देखते हैं मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले होती थी। पहली फैक्ट अगर आपने लिखा है तो ठीक, वरना लिख लीजिए। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले हुआ, आपने लिखा है तो ठीक, वरना लिख लीजिए। लास्ट में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई, अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लीजिए। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले यानी गंगा नदी घाटी में हुआ था, जिसे कुरु, मगध, इन सब की बात होती है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि कमेंट ही है जो मुझे मोटिवेट करेगा, अदरवाइज बाकी तो कुछ मिलता नहीं है। खैर लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लेंगे। 8 बजे सुबह हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है, 8 बजे शाम को जियोग्राफी एनसीईआरटी चल रही है, और 10 बजे जो कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है वो पर सेशन होगा। बाकी बीच बीच में मैप वगैरह और वर्ल्ड मैप वगैरह वो सब होता रहेगा। आप बने रहेंगे तो बहुत कुछ होता रहेगा। आपने साथ छोड़ दिया तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आपका साथ ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। बाकी पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ा करिए कहीं भी। हम तो नहीं देंगे, बाकी कहीं भी मत पढ़िए। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने हाथ से लिखे गए नोट्स पे ही भरोसा करिए, वही आपकी असली पूंजी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट कर ही दिया होगा।